साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आपकी जो मैराथन क्लासेस जो चल रही हैं, जिसमें हम सीडीपी की बाल विकास की जो मैं क्लास लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, इसमें जो आपका जो 10 मार्च की जो शिफ्ट रही थी, इसका जो एनालाइज है अपन वो देखते हुए चलेंगे, साथ में आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब आपको हर क्लास में एनालाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ में जो आपके आए गए हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस भी, वो भी मैं आपको लेकर आई हूँ। तो अब अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चलिएगा, देखते हुए चलिएगा, और कोई भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं आज की क्लास में, क्योंकि आप लोग इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। ये आपकी जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो आपके एनालाइज है, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मार्च का। तो बाल विकास की आपकी जो क्लास सीडीपी की मैराथन है, इसकी आपको पीडीएफ्स भी मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ एक बार शेयर कर दें क्लास को, ताकि सब तक क्लास पहुंच सके। देखिए, अभी 3 दिन पहले जो मैं आपको लगातार क्लासेस ले रही थी सीडीपी की, अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा, और जिनके पेपर अभी थोड़े लेट हैं, आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लें। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल क्लास रहेगी, और उसके जो सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चंस जो रहेंगे उनसे ही रिलेटेड। मैं ये नहीं बोलती कि हमारी क्लास से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हाँ, मगर कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे आपने पढ़ा है। हाँ, कुछ उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन हो सकती है, या थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, मगर आपको क्वेश्चंस पूरे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप उनको भी देख लें। क्लासेस जो 3 मैंने सीडीपी की क्लासेस डाली हैं, आपको 75 समथिंग क्वेश्चन, 70+ क्वेश्चन आपको उसमें देखने मिलेंगे। स्पीड तेज करके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, और उनको भी देख लीजिएगा। और फिर इसका जो एनालिसिस क्लासेस चल रही हैं, आप इनको भी देखते हुए चलें, और हमारे सीडीपी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चलें। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार शेयर कर दें क्लास को, ताकि सब तक पहुंच सके। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको देखने को मिल रहा है, वो रहा आपका ये। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपका कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है। जो ब्रेल लिपि होती है, उसका प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अब इसका बताइएगा, ब्रेल लिपि का प्रयोग किन के लिए किया जाता है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से अब आंसर दे दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आप राइट आंसर क्या लगा रहे हैं, देखिए सबके लिए टाइम भी मिलेगा। तो आप वो देखिए, शारीरिक जो निशक्त होते हैं उनके लिए, दृष्टि बाधित के लिए, या जो है ना वाचन बाधित होते हैं, मूक बधिर जो लोग होते हैं उनके लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। अब बताइए जल्दी से, किसके लिए किया जाता है। तो जो ब्रेल लिपि होती है, इसका प्रयोग किन के लिए किया जाता है, ये पूछा गया है। उसका आंसर दीजिएगा। सबको आंसर देना है, फटाफट आंसर देते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, और जो मिस्टर ब्रेल ने ही इस लिपि का क्या किया था, आपको बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। अब बताइए, है ना, किसने कहा था? ये कथन किसका है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है? ये किसने कहा था? गैल्सन ने कहा था, कॉल्टन ने कहा था, टर्मन ने कहा था, डॉक्टर माथुर ने कहा था। किसने कहा था कि ब्रेल लिपि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है? इसका आंसर दे दीजिए ना, कि ब्रेल लिपि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ये किसने कहा था, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर लगा दीजिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का क्या आप राइट आंसर लगा रहे हैं? जल्दी से आप सब लोग राइट आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये किसने कहा था? टर्मन ने कहा था। किसने कहा था? ये टर्मन ने कहा था कि ब्रेल लिपि पर किसका प्रभाव होता है। तो ब्रेल लिपि पर आपका टर्मन ने बोला था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ये किसने कहा था? आपका टर्मन ने कहा था। चलिए अब एक, तो टर्मन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। मनुष्य का जो व्यवहार है वो मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से, या बुद्धि से। अब बताइएगा कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। जो मनुष्य का व्यवहार है मुख्यतः किससे प्रेरित होगा? कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृद्धि से, या बुद्धि से? किससे होगा? चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। सब लोग आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बुद्धि से। तो मनुष्य के व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? बुद्धि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती। एक व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं, उससे संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती। संप्रेषण कहलाती है, ग्राह्यता कहलाती है, प्रदाता कहलाती है, संचारकर्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? अब इसका आंसर लगा दीजिएगा कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर लगा दीजिएगा कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर लगा रहे हैं आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण। क्या हो जाएगा? संप्रेषण। तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? कि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसलिए सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अब बताइए आप इसका आंसर क्या लगाएंगे कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? इससे वे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलेगी, इससे वे दूसरों को प्रभावित कर सकेगा, इससे वे अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकेगा, इसलिए सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेगा। क्योंकि वो अपन अध्ययन करेगा तो वो अपनी जो शिक्षा है उसे और अधिक प्रभावशाली बना पाएगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे वह अपनी शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बना पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बालक की वास्तविक आय 12 वर्ष तथा मानसिक आय 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। एक बालक है जिसकी मानसिक आय कितनी है? तो जिसकी मानसिक आय आपकी 12 वर्ष है और उसकी आयु, वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 15 वर्ष है। बताइए उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, है ना, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। अब आपका पाठ्यक्रम सिलेबस है तो सिलेबस कैसा होना चाहिए? सिलेबस कैसा आप चुनना पसंद करेंगे? जो छात्र केंद्रित हो, मतलब स्टूडेंट केंद्रित हो, ऐसा? क्या जो है ना आपके विद्यालय में केंद्रित हो, जो विद्यालय के अनुसार बनाए, ऐसा? कि शिक्षक केंद्रित हो, मतलब टीचर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ऐसा? बताइए कैसा होना चाहिए? चलिए आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर लगा रहे हैं आप? तो जो आपका सिलेबस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। क्योंकि जो बच्चों सिलेबस है किसको पढ़ाया जाएगा? बच्चों को, तो वो बच्चों के अनुसार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। अब बताइए प्राथमिक शिक्षा में कौन मदद करता है आपका? सबसे बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, आपका पाठ्यक्रम की समझ, या इनमें से सभी? अब बताइएगा जल्दी कि बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा। आपका प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, कौन करता है मदद प्राथमिक शिक्षा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चे का लोकतांत्रिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। बताइए छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या? दंड, पटकार लगाना, या पटकारना, या उनको मतलब डांटना, फिर इसके बाद प्रशंसा करना, उनको खुश करना, या मार पीटना। अब बताइए छात्रों को प्रेरित करना, क्या हम उन्हें दंड देकर प्रेरित कर सकते हैं, हम उन्हें पटकार के प्रेरित कर सकते हैं, या उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, या उन्हें मारपीट करके उनको मतलब उनको प्रेरित कर सकते हैं? बताइए कैसे प्रेरित कर सकते हैं हम छात्रों को?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा करके। हम छात्रों को मतलब उनकी प्रशंसा करेंगे, उन्होंने कोई काम करा है और उसकी प्रशंसा करेंगे तो वो आगे जाके और अच्छा काम करेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं आगे और अच्छे कार्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? बताइएगा कि शिशु के प्रति, अगर आप कोई बच्चा है, छोटा सा बालक है, उसके प्रति प्यार दुलार हो रहा है, संवेग की उत्पत्ति हो रही, तो बताइए किस प्रकार की संवेग की उत्पत्ति होगी? क्रोध, भय, अनुराग या आक्रामकता? अब बताइए किस प्रकार की। क्या आपको क्रोध आएगा उसे प्यार दुलार करने में? क्या आपको भय लगेगा उससे? क्या अनुराग होगा आपके मन में? या इसके बाद आक्रामकता होगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुराग। क्या हो जाएगा? अनुराग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, नॉर्मल जो बालक होते हैं, वो किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह? अब बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप? जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 माह में सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए द्वितत्व सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक कौन है इसमें? आपका स्पीयरमैन है या जेम्स ड्रेवर हैं, हॉल्स हैं, बेल्स हैं? कौन है? अब बताइएगा इसका आंसर। द्वितीय तत्व सिद्धांत पूछा गया है आपसे, इसका आंसर लगाना है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए चलेंगे ताकि सब लोग इसका आंसर लगा सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन। कौन हो जाएंगे? स्पीयरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? क्या बोला था उन्होंने? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? आपका एक्सीविलर या आपका स्पीयरमैन, हॉल्स या बुट्स? चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। चलिए से एक्सक्यूबलर, स्पीयर, हॉल्स, बुट्स किसने की थी? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? बताइए मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? चलिए से इसका आंसर दीजिएगा। एक्सक्यूबलर, स्पीयरमैन, हॉल्स या बुट्स किसने की थी? इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? बताइएगा 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? लंदन में किया गया था। आप बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? कैटल, गॉल्टन, अल्फ्रेड बिने या बुटर्स? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आप क्या लगाओगे? चलिए जल्दी से लगाइएगा। वुडवर्थ। क्या लगाएंगे आप? आंसर क्या लगाने वाले हैं आप? कैटल, गॉल्टन, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ? किसने? 1882 1882 का पूछा है उसने, और मनोविज्ञान लंदन में पूछा है। लंदन में किसने बनाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्फ्रेड बिने ने बनाया था। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मनोवैज्ञानिक आपका वाइगोत्स्की कहाँ के थे? जो मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की हैं वो कहाँ के थे? ये बताइए। जापान, रूस, फ्रांस या चीन? कहाँ के थे आपके वाइगोत्स्की? बताइएगा वाइगोत्स्की कहाँ के थे? ये आपसे उनका जगह पूछी है, किस देश के थे ये पूछा है, तो इसका आंसर दीजिएगा कि वो किस देश के थे। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इसका। इसका आंसर लगा दीजिएगा। क्या आंसर लगा रहे हैं आप? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस का। तो मनोवैज्ञानिक जो वाइगोत्स्की थे वो कहाँ के थे? रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, कि जो बुद्धि जो होती है वो संस्कृति का क्या होती है, उत्पाद होती है। ये कथन किसने बोला था, बताइएगा आप मुझे। कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, क्या होती है, संस्कृति का उत्पाद होती है। ये बताइएगा ये किसने बोला था आपका, स्टैनबर्ग ने, वाइगोट्स ने, या आपका स्लोबी ने, या मेयर ने, किसने बोला था कि बुद्धि जो होती है वो संस्कृति का उत्पाद होती है। जल्दी से बताइएगा ये किसके द्वारा बोला गया था। इसका राइट आंसर लगाना है सबको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने बोला था, स्टैनबर्ग ने बोला था। किसने, स्टैनबर्ग ने बोला था जो संस्कृति होती है वो किसका उत्पाद, बुद्धि जो होती है वो संस्कृति का उत्पाद होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विभेद परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुकूल के अनुसार किया था, बताइए। कि इसमें से आपको बताना है विभेद जो आपका विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने अपने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था। होरेस बालास, या इसके बाद जे.पी. गिलफोर्ड, आपके जे.एम. ओझा। अब बताइए भारतीय अनुकूलन के अनुसार किसने किया था, नाम बताइएगा जल्दी से। कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए चलिएगा, वो सबको ही आंसर लगाना भी है। कौन थे वो, जे.एन. ओझा थे। कौन थे आपके, जे.एन. ओझा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये। चलिए किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है, इनमें से किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है, ये बताइएगा। कि विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, व्यावसायिक अभिक्षमता। अब बताइएगा किसको जाना जाता है, आंसर लगा दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस किस सार में किया जाता था, बताइएगा। अर्थसाध, दर्शन साध, आपका समाज साध, या आपका शिक्षा सार्थ, बताइए किस सार्थ के लिए किया जाता था। प्रारंभ में आपका आत्मा का प्रयोग किस सार्थ, ये सार्थ है आपका कि सार्थ के लिए किया जाता था, सार्थ के लिए किया जाता था। बताइएगा कि वो अर्थसार्थ के लिए, दर्शन सार्थ, ये सार्थ नहीं, ये आपका मिसप्रिंट है, एक मिनट रुकिएगा, ये है शास्त्र। किस शास्त्र के लिए किया जाता था, तो ये मिसप्रिंट हैं थोड़े, तो ये आ जाएगा अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, और ये आ जाएगा शिक्षा शास्त्र। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए अब इसे देख लीजिएगा, आत्मा का प्रयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ये दर्शन शास्त्र के लिए किया जाता था। किसके लिए, दर्शन शास्त्र के लिए आत्मा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रण करने से है, इनमें बताइएगा इसमें से किसका आपका अभिप्राय अपने जो व्यवहार होता है उसे नियंत्रण करने से है। आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन, आत्म अभिव्यक्ति, बताइएगा जल्दी से इसका आंसर क्या लगाएंगे आप। सबको लगाना है इसका आंसर, फटाफट लगाते हुए भी चलिएगा। आप क्या आंसर लगा रहे हैं इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आत्मनियंत्रण। तो किसका अभिप्राय, तो नियंत्रण का अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रण करने से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। आत्मनियंत्रण, अंतः निरीक्षण, आत्म
आत्म सम्मान, आत्म प्रबलन। बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे आप, जल्दी से लगा दीजिएगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी, आत्म प्रबलन। क्या हो जाएगा, आत्म प्रबलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस परीक्षण में 10 आपके मासिक लक्ष्य या स्थायी धब्बे होते हैं। चलिए बताइए, मासिक लक्ष्य या स्थायी धब्बे, स्याही धब्बे होते हैं, बताइएगा बताइएगा। रोगर्स परीक्षण में, रोगर्स जो आपका रोड्स परीक्षण होता है उसमें, 16 PF में, EPQ में, आपका MMPI में, किस में होते हैं जल्दी बताइए। 10 मसी लक्ष्य या आपका स्याही धब्बे, बताइए जल्दी से। ये मासिक लक्ष्य है, याद रखिएगा, 10 मासिक लक्ष्य और स्याही धब्बे, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपके जो रोड्स परीक्षण होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तियों के जो शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक आपके दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तियों के शारीरिक, आपके जो शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71, 50 से 70, बताइए कितनी होती है, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे आप डी। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, 50 से लेके 70 तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, बताइएगा। हॉलर, फिलिप, है ना, क्रैपलिन या आपका बेंजामिन रस। अब बताइए इनका आंसर क्या देने वाले हैं आप। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं। क्या आप आंसर लगाएंगे इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके क्रैपलिन। कौन हो जाएंगे, क्रैपलिन। तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, क्रैपलिन द्वारा। किसके द्वारा, क्रैपलिन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। क्या बोला उनने, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। कौन थे, आपका एडलर, फिर आपका दूसरा पूछा गया है सिगमंड फ्रायड या आपका जुंग या जीन्स एक्सक्यूलर। बताइए क्या आंसर लगाएंगे आप इसका कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे, बताना है इसका आंसर। आंसर दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड जो आपके फ्रायड थे, इनके द्वारा असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। ये क्या थे, असामान्य मनोविज्ञान आधुनिक युग के क्या हैं, ये जनक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, बताइए। फादर ऑफ मेडिसिन पूछा है आपको। हिप्पोक्रेटिस, जेंस, अरस्तु, प्लेटो। इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आप आंसर लगाएंगे, तो इसका आंसर सामने ही लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका कि सामूहिक जो आपका पालनपन में जो पागलपन, माफ़ कीजिएगा, पागलपन के आपके प्रमाण की शताब्दी से किस शताब्दी तक मिलते हैं, बताइए। सामूहिक पागलपन के जो प्रमाण हैं वो किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिलते हैं, बताइएगा इसका आंसर। 10 से 15, 11 से 16, 10 से 14, 10 से 16, बताइए इसका आंसर। जो सामूहिक पागलपन के प्रमाण जो है उसका पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लगा दीजिएगा सब लोग, इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 10वीं से 16 शताब्दी तक जो सामूहिक पागलपन है इसके प्रमाण मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका मान्य आपका स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है, बताइए। मानह स्नायु विकृति रोग का लक्षण है भय, आकांक्षा, रोग या कष्ट, ये बताइए क्या है इसका आंसर। आंसर लगाइएगा सब लोग, क्या आंसर लगाएंगे आप इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बी, आकांक्षा। क्या होती है, आकांक्षा होती है। मानव स्नायु जो विकृति होती है उसमें आकांक्षाएं आपका एक रोग का लक्षण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, बताइए। कोई बच्चा है वो बार बार किसी बच्चों की क्लास में से बच्चों की चीज़ों को चोरी कर लेता है, तो उसकी आयु को, उसकी जो आपकी आदत को कैसे छुड़ाया जाता है। बालों को परितोषित, बालों को जो बालक हैं उनको, बालकों को परितोषित देखकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर, बताइए ज़रा कैसे दे सकते हैं आप। बालकों को जो चोरी की आदत है उनको कैसे छुड़वा सकते हैं। बालकों को आपका परितोषित देकर या उनको उदाहरण देकर, ताड़ना, आपकी जो ताड़ना यानी मारपीट, उनको मतलब पीड़ित कर कर, या सजा देकर, बताइए कैसे कर सकते हैं आप। चलिए इसे आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए चलेंगे। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक आपने क्लास लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, बताइए। अधिगम का शिक्षा में योगदान है क्या है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, या इनमें से सभी में, बताइए क्या आंसर लगाएंगे आप। इसका आंसर क्या लगाएंगे कि व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, इनमें से सभी में। आंसर लगाना है अधिगम का शिक्षा पर योगदान है। अब आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव में, समायोजन में, इन सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थकान का कारण नहीं है, इनमें बताना है थकान का एक कारण नहीं है। निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियाँ, विश्राम, या अपर्याप्त रोशनी, बताइए थकान का कारण इनमें से एक नहीं है। एक कारण जो है वो थकान का नहीं है, आपसे पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा। एक कारण थकान का नहीं है। निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियाँ, विश्राम, या अपर्याप्त रोशनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्राम। ये बताइए विश्राम से थकान कहाँ होती है, तो इससे आराम मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, या भौतिकता का। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवन का, माफ कीजिएगा, शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, या भौतिकता का। इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीवन में जो अस्थिरता बनी रहती है उसके का जो मानसिक होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंग का आपका निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर दे दीजिएगा।
जल्दी से। लिंग का निर्धारण जो होता है माता द्वारा या पिता द्वारा, किसके द्वारा होता है, आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिता द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से। जो गर्भस्थ शिशु होता है, मतलब जो गर्भ में रहने वाला शिशु होता है, उसमें संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। जो संवेदनशीलता का विकास होता है वो प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से। किससे होता है बताइए जरा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा? ए, सिर से। कहाँ से होता है? सिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। क्या बोला? जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। गर्भावस्था, तेष्वावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। बताइएगा इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप? इसका आंसर क्या देंगे आप? गर्भावस्था, शेषवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। क्या बोला है आपसे? जन्मोत्तर जन्म के बाद की आपकी विकास की दूसरी अवस्था पूछी है उसने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल्यावस्था। पहली शेषवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। बताइए यौन परिपक्व, पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का। बताइएगा किसका है? आपका पीयूष ग्रंथि का है, उपवृक्क ग्रंथि का है, या आपका गल ग्रंथि का है, उपगल ग्रंथि का। किसका है? यौन परिपक्वता में। इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं आप? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, पीयूष ग्रंथि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। अति संरक्षणशीलता जो होती है वो बालक को बना देती है। कैसा बना देती है? सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक, व्यवहारिक। बताइए कैसा बना देती है? अति संरक्षणशीलता जो है वो बालक को कैसा बना देती है? सामाजिक, आदर्शवादी, या आपका धार्मिक, या व्यवहारिक। कैसा बना देती है? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आदर्शवादी। कैसा हो जाएगा? आदर्शवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमज़ोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। जो दुबले पतले होते हैं एवं क्षीण शरीर वाले होते हैं तथा कमज़ोर हाथ वाले बच्चे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? आपका समस्मक जो बालक होता है वो कहा जाता है, उपंग बालक कहा जाता है, पिछड़ा बालक कहा जाता है, या नाजुक बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दुबले पतले बालक जो क्षीण बालक होते हैं उन्हें समस्यात्मक बालक कहा जाता है, मतलब कोई समस्या संबंधित कोई बालक है, ऐसा कुछ कहा जाता है। उपंग बालक कहा जाता है, पिछड़ा बालक कहा जाता है, या नाजुक बालक कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा। समस्यात्मक कहा जाता है, उपंग कहा जाता है, पिछड़ा कहा जाता है, या नाजुक बालक कहा जाता है। इसका आंसर दे दीजिएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा बालक कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाजुक बालक कहा जाता है। जो नाजुक होते हैं मतलब दुबले पतले होते हैं, पतले होते हैं, क्षीण होते हैं शरीर से, उन्हें नाजुक बालक कहा जाता है। मतलब उन्हें समस्यात्मक नहीं कहा जाता, उपंग नहीं कहा जाता और पिछड़ा भी नहीं कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है? बताइए। चिन्ह भाषा और एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों के लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण वाले, पिछड़ा बालक, या समस्यात्मक बालक। किससे के लिए चिन्ह भाषा एवं श्रवण भाषा का विधि का जो प्रयोग है वो बालकों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आपका मंदित श्रवण वाले बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है। जो मंदित श्रवण वाले जो बालक होते हैं इन्हें कम सुनाई देता है, उनके लिए चिन्ह भाषा तथा आपके श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त आपका व्यक्ति को कहा जाता है। कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता
प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या बालक, क्या कहा जाता है? तो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या बालक, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, किशोर कहा जाता है। जो शरीर एवं मानसिक से परिपक्व हो जाता है उसे आपका किशोर बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका समाज आर्थिक मुद्दा, जो सामाजिक मुद्दा होता है, आर्थिक मुद्दे होते हैं जो मुद्दों में जुड़े रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करना चाहिए। कैसी सहायता? स्व अधिगम मॉडल पर, बी आपका विभेदित निर्देश पर, पाठचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। कैसा करना चाहिए बताइएगा? बताइए। जो समाज आर्थिक मुद्दे से जुड़े जो बालक होते हैं उनको प्रभावित हो सकते हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं को सहायता करनी चाहिए। अगर वो प्रभावित हो सकते हैं तो उन्हें सहायता करनी चाहिए। स्व अधिगम मॉडल से, विभेदित निर्देश से, पाठचर्या का विस्तार से, संज्ञानात्मक आपका वर्गीकरण से। किससे करनी चाहिए बताइएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्व अधिगम मॉडल से। किससे? स्व अधिगम मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सीखने का ये मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। क्या? सीखने का यह मॉडल जो बच्चों को सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, आपका आपका प्रोग्रामिंग मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कि जो बच्चों को सीखने का मॉडल, आप बताइए इसका आंसर, कि सीखने का ये मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है, बच्चों की जो सृजनात्मकता होती है उसे प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा। आप लोग क्या लगा रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रचनावादी जो मॉडल होते हैं वो सीखने का ये मॉडल होता है। कौन सा? रचनात्मक, जो बच्चों को सृजनात्मक रूप से क्या करता है? आपका उत्प्रेरित करता है। कौन सा? रचनावादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। अगर बच्चे को जन्म के समय कोई चोट लग जाती है या भ्रूण जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके कारण कोई मानसिक उसे आपका मंदता हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता आपका, या इसमें आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता, क्या कहा जाता है ये बताइएगा? इसका आंसर दीजिएगा। आंसर होगा डी। ये आ रहा है चिकित्सा मंदता। क्या हो जाएगी? चिकित्सा मंदता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बालक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पियाजे के अनुसार बताना है आपको। 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था, 6 अवस्था, कितनी होती है? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कितनी होती हैं? 4 अवस्था होती है। तो पियाजे के अनुसार कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सभी लक्ष्य आपके संश्लेषण के उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण: निबंध लिखना, भाषण देना, प्रेम आपका सिद्ध करना या चित्र रंगना। बताइए। निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं। सभी: निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रचना। बताइए इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्र रंगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उस वर्गीकृत किया जाता है, उसे वर्गीकृत किस में किया जाता है? श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से, अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि से, मंद बुद्धि से। 105 है पूछा है, 70 से कम नहीं पूछिए, 105 पूछिए, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है आपकी? 105 है, इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सामान्य बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लॉरेंस कोहलरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? कौन सा है? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। कैसे? लॉरेंस कोहलरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक कैसे जाने जाते हैं? बताइए इसका आंसर। आप आंसर क्या लगाएंगे इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नैतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। अब बताइए, आप रटोगे वो स्थायी रूप से रहेगा आपका याद। क्या आप कोई चीज़ सुन लोगे तो आपको स्थायी रूप से याद रहेगी? समझकर आप उस चीज़ को रख लोगे तो, या देखकर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समझकर। जब भी हम कोई चीज़ समझकर सीखते हैं वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और आपका समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 10, 11 से 15, या संवेदित पेशियां अवस्था 0 से 2 वर्ष। बताइए, संवेदी पेशी अवस्था 2 आपके 0 से 2 वर्ष किस वर्ष में करने लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वो क्या करने लगता है आपका? अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याओं का समाधान करने लगता है 11 से 15 साल का बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? बच्चे को आपको उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से लगाइएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक का विकास परिणाम है। बालक का जो विकास होता है वो परिणाम है किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की आपकी अंतः प्रतिक्रियाओं का, या आपका आर्थिक कारकों का। बताइएगा कि बालकों का विकास परिणाम है। किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का, उपरोक्त आपका आर्थिक कारकों का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्योंकि इनमें से है। बताइए ज़रा,
परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त को क्या है? इनमें से संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना, सह संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होना। बताइए उपरोक्त में से सभी। क्या आंसर लगा रहे हैं आप इसका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है? बताइए। श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, उपरोक्त में से सभी। बताइए। आपका श्रवण बाधित बच्चों के लिए, श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनकी ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ब्रेल लिपि और जो वगैरह जो होते हैं वो दृष्टि बाधित लोगों के लिए होते हैं। वो आपका श्रवण बाधित में तो जो सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए सिम्बोल्स बताए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी, लेखन या आपका निर्माण संबंधित क्रियाएं। बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी, लेखन या निर्माण संबंधित क्रियाएं। इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि का जो द्विखंडन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन, आपका थर्स्टन या गिलफोर्ड या गैने। किसने किया था? बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन। इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्या आप आंसर दे रहे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पीयरमैन। क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्वर्ड आपके जो डार्टनर हैं के द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। अब बताइए किसके अनुसार? हर्वर्ड के अनुसार। भाषा, सृजनात्मकता, आपका अंत व्यक्तित्व कौशल या अंत व्यक्तित्व कौशल। बताइएगा कौन सा आपका एक बुद्धि का प्रकार बताया गया है? प्रकार बताया गया है। एक को छोड़कर बाकी सभी हैं। बताइएगा। एक नहीं है बुद्धि का प्रकार इसमें से। इसका आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक जो है वो बुद्धि का प्रकार नहीं है। भाषा, आपका अंतः व्यक्तित्व कौशल या अंतः आपका व्यक्तित्व कौशल जो है वो बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। आपका परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बताइए किस आपका बिंग और हट के अनुसार शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इसका आंसर दीजिएगा। क्या लगाएंगे आप? कि बिंग व हट के अनुसार किस विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास है। बताइए शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास है। बताइए आपका व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या आपका लेटिन स्कूल। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके लिए था? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या आपका लेटिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंडरगार्टन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी प्ले स्कूल की बात कर रहा है। एक बच्ची को उसके पिता चाय आपका कदमी करा रहे हों। क्या कर रहे हों? आपका चहलकदमी करा रहे हों। बच्ची जानती है कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसके कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा ये एक पतंग है,
ये उदाहरण है। क्या करा रहा है? चहलकदमी करा रहा है। तो बताइएगा इसको आपका सम्मिलन कहा जाएगा, समायोजन कहा जाएगा, संरक्षण कहा जाएगा, वस्तु का प्रदर्शन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? बताइएगा आपका। चलिए बताइएगा क्या कहा जाएगा। चलिए से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम्मिलन हो जाएगा। ये आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने का क्लासिकल जो कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बताइए सीखने का क्लासिकल कंडीशन प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, पैवलोव ने, थर्नडॉइक ने या कोहलरबर्ग ने? बताइएगा किसने किया था सीखने का क्लासिक आपका कंडीशन सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, है ना, पैवलोव ने दिया था क्लासिकल आपका जो क्लासिक कंडीशनिंग जो है सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता का मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन क्या नहीं है? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहित, लचीलापन क्या नहीं है? आंसर लगाइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुशासन। क्या हो जाएगा? अनुशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। बताइए संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदेहिक। बताइए क्या सीखा जाता है? मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदेहिक क्या सीखा जाता है? बताइए इसका आंसर। क्या बोल रहे हैं आप? क्या आंसर दे रहे हैं इसका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन। क्या हो जाएगा? पारंपरिक अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने के प्रयास और आपका भूल सिद्धांत प्रतिपादन किया था। सीखने का प्रयास और भूल सिद्धांत प्रतिपादन किया था कोहलर ने, थर्नडाइक ने, पैवलोव ने, स्किनर ने। किसने किया था? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप? कोहलर ने, थर्नडॉइक ने, पैवलोव ने, स्किनर ने। किसने किया था? प्रयास और भूल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्नडॉइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में आपका व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र होते हैं। एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र होते हैं। रुचियों, सीखने के, चरित्र के, उपरोक्त में से सभी के। आंसर दीजिएगा इसका। क्या आंसर दे रहे हैं आप? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, उपरोक्त सभी हैं। बताइएगा रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, उपरोक्त में से सभी हैं। एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र होते हैं। बताइएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आपका 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकसित की किस अवस्था में? वो विकास की किस अवस्था में? बताइएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या बाल्यावस्था में? बताइए। एक बच्चा है छोटा जो बात बात में अपने पेरेंट्स से झगड़ रहा है और अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी वो अभी कहाँ पर है? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बालक ज़्यादातर ऐसे ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है। ये कथन किसका है? ये बताइएगा ये कथन किसका है? ये स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। किसका है? इसका आंसर दीजिएगा। ए आंसर आ जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ए, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट मानसिक मंदता, डिसलेप्सिया, एडिक्शन, डिफ्लिट, हाइटर, डियस या ऑस्टिन। आंसर दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो साथियों, आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे इसकी क्लास आपको कल देखने को फिर और मिलेगी, और भी हम एनालाइज क्लासेस लेके लाएंगे। अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।